अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी अकेडमीज बायोलॉजी कोर्स। हमने जो है तो 3.4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया हुआ था और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मोनोसैकेराइड्स काफ़ी डिटेल के साथ। सो इस लेक्चर के अंदर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद द सेकंड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर ओलिगोसैकेराइड्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमारे साथ क्या होते हैं। कंटेन 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स। शुगर यूनिट्स। तो अगर एक कार्बोहाइड्रेट आपको नजर आता है जिसमें 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स वो आपको दे रहा है, जब आप उसकी ब्रेक डाउन करते हो, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, वो आपके साथ किस क्लास के अंदर आएगा? वो आपके साथ ओलिगोसैकेराइड्स की क्लास के अंदर आएगा। तो ओलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, सिंपल हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि कंपैरेटिवली विद मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा लेस स्वीट टेस्ट करेगा ये। लेस स्वीट होगा इसका टेस्ट। और अगर हम इनको पॉलीसैकेराइड से कंपेयर करें तो फिर ये स्लाइटली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, स्लाइटली क्या है? कम्प्लेक्स हैं। और यानी इनकी जो हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल है। हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल और गिव अस व्हाट? कैन गिव अस 2 से लेकर 10 यूनिट्स। अगर वो बना ही 2 से लेकर 10 यूनिट से होगा तो जब हम उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 से लेकर 10 यूनिट हमें मिल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ओलिगोसैकेराइड के अंदर ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये कंबाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और इस स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि द मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर बॉन्डेड थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को इन्होंने नाम दिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। ओके, सो यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं। उसके बाद हम फर्दर जाते हैं क्लासिफिकेशन की ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड्स को इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। तो क्लासिफिकेशन में आप लिख दें कि ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स क्या होंगे? अगर हमारे साथ 2 शुगर यूनिट्स होंगे तो हम इनको डाइसैकेराइड्स कहेंगे। डाइसैकेराइड्स। अगर हमारे पास 3 शुगर यूनिट्स होंगे तो फिर हम इनको ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे। अगर हमारे पास 4 शुगर यूनिट्स हुए तो फिर हम इनको टेट्रासैकेराइड्स कहेंगे। टेट्रासैकेराइड्स। और इस तरह जो है तो जाते जाएं, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया। सही है, जाते जाएं। इनमें से द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड वो हमारे साथ हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है? दीज आर दी मोस्ट कॉमन। दी मोस्ट कॉमन। सही। तो डाइसैकेराइड्स को हम पढ़ते हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं विद डाइसैकेराइड्स। और इन डाइसैकेराइड्स में भी हमारे पास 3 डाइसैकेराइड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और उनमें से पहला हम पढ़ते हैं दैट इज सक्रोज। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर यूनिट्स हैं। ओके, तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन है, उन डाइसैकेराइड में से जो मोस्ट कॉमन है दैट इज सक्रोज। तो इसके साथ ये भी लिख लेते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने मुझे कहना है सक्रोज को आप लोगों ने कहां पर यूज किया है या कहां पर आप लोगों ने इसको देखा है। सक्रोज इज बेसिकली योर शुगर। जो चीनी आप लोग घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हो दैट इज सक्रोज। तो सक्रोज इज बेसिकली व्हाट? योर टेबल शुगर। टेबल शुगर। और इसके लिए जो अच्छा नाम यूज होता है वो ये है कि नोन एज केन शुगर। केन शुगर का मतलब ये कि शुगर केन से हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं। चीनी हम गन्ने से बनाते हैं ना, तो इसीलिए सक्रोज को कैन शुगर कहते हैं। अच्छा चलो,
ये तो हमें पता चल गया है कि इसको क्या नाम लिया जाता है, और गन्ने के अंदर होता है ये, और इसके अलावा हमारे साथ फ्रूट्स के अंदर भी सक्रोज पाया जाता है। सक्रोज चूंकि दो मोनोसेकेराइड से बना है, वो दो मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट, जब आप लोग सक्रोज की ब्रेकडाउन करोगे, सही है, हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सक्रोज की हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जब आप लोग सक्रोज को लोगे और सक्रोज के साथ आप लोग ऐड करोगे वाटर, और इसके साथ कौन सा एंजाइम आप इसके ऊपर लगाओगे? सक्रेज एंजाइम, सक्रेज एंजाइम। तो ये आपको देगा एक अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अल्फा और बीटा से मेरा क्या मुराद है। जब आप लोग सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपको दो मोनोसेकेराइड्स देगा, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। तो ऑब्वियस सी बात है कि सक्रोज बना ही आपके पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से होता है, और ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बॉन्डेड होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड आप लोगों को मिलेगा, उस बॉन्ड का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आप लोग कहोगे कि सर हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का तो पता है कि चलो ओलिगोसेकेराइड के मोनोसेकेराइड्स में जो बॉन्ड मौजूद होते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अल्फा 1,2 से क्या मुराद है आपका? स्टूडेंट्स, ये चीज हम समझेंगे विद स्ट्रक्चर, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एक अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। बाकी चीज़ें मैं नहीं ड्रा करूंगा, बस सिर्फ ये ड्रा करूंगा कि आपका जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के नीचे है, ओके। और यहाँ पर आई वुड एक्चुअली ड्रॉ, ये इस तरह होगा हमारे पास, आई वुड एक्चुअली ड्रॉ व्हाट, बीटा फ्रक्टोज। ये आपके पास ऑक्सीजन है, और दिस इज योर कार्बन नंबर 2। अच्छा, ये कार्बन नंबर 1 है आप लोगों के पास। हम्म, सही। ये आप लोगों के पास अल्फा ग्लूकोज आ गया, दिस इज योर अल्फा ग्लूकोज, एंड दिस इज करंटली फ्रक्टोज। अब इसको मैं बीटा किस तरह बनाऊंगा? कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर ये एनोमेरिक कार्बन है, तो अगर OH ग्रुप हमारे साथ ऊपर है, सो दैट इज दी बीटा फ्रक्टोज, दैट इज योर बीटा फ्रक्टोज। अब ऐसा होता है कि एक से हमारे पास ये OH ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, और यहाँ से ये H ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारे साथ निकल जाता है क्या चीज़? H2O, वाटर हमारे साथ निकल जाती है। दिस इज एक्चुअली द कंडेंसेशन प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस के ऑपोजिट क्या चीज़ होती है? कंडेंसेशन होती है। और ये जो ऑक्सीजन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, जो ऑक्सीजन हम लोग के पास रह गया है, ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली बॉन्ड बना देता है इस कार्बन नंबर 2 के साथ। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है, सही। ये आप लोगों के पास इस तरीके की कोई चीज़ आ जाती है। ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज योर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनाया है कार्बन नंबर 2 के साथ, एंड दिस इज योर फ्रक्टोज, दिस इज योर ऑक्सीजन, ओके। सो ये चीज़ जो आप देख रहे हो, दिस इज, चूंकि ये हमारे साथ अल्फा ग्लूकोज है एंड दिस इज बीटा, लेकिन बीटा जो चीज़ बाद में आ रही हो तो उसको हम इस बॉन्ड के नेम में इंक्लूड नहीं करते। और क्या है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में बॉन्ड है, दैट्स वाई इसको हमने नाम दिया है किस चीज़ का? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इस सक्रोज के टॉपिक में आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि इसको हम केन शुगर कहते हैं, और इसके अंदर आपके पास अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये बना होता है हमारे साथ अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। फर्दर जाते हैं हम किस चीज़ के ऊपर, जो सेकंड क्लास है हमारे पास डाइसेकेराइड्स की, या जो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, दैट इज माल्टोज। माल्टोज। अब स्टूडेंट्स, माल्टोज के लिए जो सेकंड नेम यूज होता है वो है नोन एज व्हाट? माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। और ये प्रेजेंट होता है abundant in fruits,
जितने भी आपके पास फ्रूट्स होंगे तो माल्टोज आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पाया जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा ये जो माल्टोज है ना आपके पास, दिस इज एक्चुअली एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन और ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हम जो प्लांट से खुराक खाते हैं तो वह हमारे पास पॉलीसैकेराइड की शक्ल में हमें मिलता है, स्टार्च की शक्ल में हमें मिलता है। उसकी जब हमारे साथ ब्रेकडाउन होती है तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, वो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, और फिर इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम फर्दर कन्वर्ट करता है इसके दो मोनोसेकेराइड्स में। और माल्टोज हमारे साथ किन दो मोनोसेकेराइड से बना है? इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, तो हम अगर यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस को नोट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह आएगी कि हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या है? हमारे पास है और सेल्फ वी हैव ए माल्टोज मॉलिक्यूल। सही है, माल्टोज के साथ आप लोगों ने वाटर को ऐड कर दिया है, और यहाँ पर आप लोगों ने कौन सा एंजाइम इसके ऊपर लगाया है? माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। और ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू 2 अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज बना ही हमारे साथ 2 अल्फा ग्लूकोज से होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ग्लाइकोजन को और जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है बाय द एमाइलेज एंजाइम तो वो इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और माल्टोज की फर्दर ब्रेकडाउन करता है माल्टेज एंजाइम इनटू अल्फा ग्लूकोज। 2 अल्फा ग्लूकोज हमारे साथ आ जाते हैं। इसके बीच में जो बॉन्ड हमारे साथ मिलता है मोनोसेकेराइड में, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है। अल्फा भी है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्फा डाल दिया है और इस साइड पर हम लोगों ने डाल दिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एक का कार्बन नंबर 1 होता है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 होता है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पर नहीं होता। तो इसको फिर हम कहेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस तरीके से? ये आप लोगों के पास एक हेक्सो स्ट्रक्चर हुआ, सो दिस इज योर कार्बन नंबर 1, सही है, एंड दिस वन वाज योर कार्बन नंबर 4। और इसी तरह आप लोगों के पास एक दूसरा स्ट्रक्चर आया, सो दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस ग्लूकोज एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों मिलते हैं, दैट्स वाई कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में हमारे साथ बॉन्ड बनता है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज और चूंकि ये हमारे साथ अल्फा ग्लूकोज हैं तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फ्रेंड्स इसके ऊपर आप लोगों ने रटे नहीं लगाने, आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जब आप लोगों के पास हेक्सागोन स्ट्रक्चर आएगा, हेक्सागोन स्ट्रक्चर रिंग, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअली पायरोल रिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पायरोल रिंग, जिसमें हमारे साथ 5 कार्बन एटम्स रिंग के अंदर होते हैं। ओके, 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स। तो ये भी पायरोल है एंड दिस वन आल्सो इज पायरोल। तो पायरोल और पायरोल एक दूसरे के साथ 1 4 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे बॉन्ड बनाते हैं, सही है। और यहाँ पर ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। ओके, तो जब आप लोगों के पास किसी रिंग में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, दैट रिंग इज कॉल्ड एज अ फ्यूरेन रिंग, फ्यूरेन रिंग। तो फ्रक्टोज हमारे साथ फ्यूरेन रिंग बनाया, तो जब भी एक पायरोल और फ्यूरेन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे दैट विल बी 1 2, एक का 1 होगा और दूसरे का कार्बन नंबर 2 होगा, सही है। तो फ्यूरेन और पायरोल के बीच में 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और दो पायरोल्स के बीच में 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और बाकी तो वही चीज़ें कि अगर आपके पास अल्फा है तो अल्फा होगा, अगर आपके पास बीटा है तो बीटा होगा। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, विच इज आवर सेल्फ लैक्टोज। नाउ व्हाट इज लैक्टोज? स्टूडेंट्स लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, बिकॉज ये हमारे साथ मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मिल्क शुगर। और लैक्टोज की अगर तो आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? देखते हैं। हमारे साथ लैक्टोज मॉलिक्यूल है, लैक्टोज मॉलिक्यूल प्लस अगर हम इसको वाटर देंगे, अब इसके साथ आप लोगों ने कौन सा एंजाइम लगाना है? इसके साथ आप लोगों ने लगाना है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन करता है और इससे हमारे पास आता है एक बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज।
तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि लैक्टोज के अंदर आप लोगों के पास होगा एक बीटा गैलेक्टोज और एक होगा बीटा ग्लूकोज, और जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में पाया जाता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू इज व्हाट। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है। गैलेक्टोज बी पायरोल रिंग है और ग्लूकोज का भी रिंग पायरोल है, और दोनों बीटा है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमारे पास आएगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि पायरोल और पायरोल एक दूसरे के साथ किस चीज़ के ऊपर बनाएंगे, 1 और 4 के बीच में बनाएंगे, सही है। सो ये हमारे साथ हाइड्रोलिसिस में आ गई। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स? आप रिड्यूसिंग शुगर समझ गए, नॉन रिड्यूसिंग आप लोगों के लिए आसान है। देखो, रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर दूसरे स्पीशी को रिड्यूस करते हैं। दूसरे स्पीशी को रिड्यूस करने का मतलब ये कि उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, सही है। तो कोई ऐसा शुगर जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो और अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी चीज को दे रहा हो और उसको रिड्यूस कर रहा हो, इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, सही है। सो रिड्यूसिंग शुगर्स की अगर हम बात करें, रिड्यूसिंग शुगर्स इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड reduces other substances। अब ये अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव अ फ्री अल्डिहाइड और अ फ्री कीटोन ग्रुप। बिकॉज they have a free aldehyde और ए कीटोन ग्रुप। यानी इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी चीज के साथ बाउंडेड नहीं है, और वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप लोगों को फ्री हालत में मिलेगा। तो जब फंक्शनल ग्रुप फ्री हालत में है तो ये फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे केमिकल स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, सही है। तो वो किसी दूसरे स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है एंड बाय दैट दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर सकता है और खुद जो है तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये हमारे साथ अनस्टेबल होते हैं, ये हमारे साथ रिएक्टिव होते हैं, सही है। इनकी मिसाल क्या है हमारे साथ? इनकी मिसाल सबसे पहले तो मोनोसेकेराइड्स। एग्जांपल्स में आप लोगों के पास आ जाती हैं ऑल ऑफ दी मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो कीटोन ग्रुप होता है वो किसी चीज के साथ बाउंडेड तो नहीं होता ना, तो वो रिएक्शन कर सकता है। इसके अलावा हमारे साथ डाइसेकेराइड्स के अंदर जो लैक्टोज है हमारे साथ और जो माल्टोज है हमारे साथ, दिस माल्टोज एंड लैक्टोज दीज आर आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। मैं आपको यहां से मिसाल देता हूं। दिस वाज माल्टोज, सही है। और यहां पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन नंबर 1, जिसके ऊपर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप था, इसने तो बॉन्ड बना दिया है कार्बन नंबर 4 के साथ ऑफ दी किस चीज, ऑफ दी अदर अदर मोनोसेकेराइड। लेकिन जो इसका ये कार्बन नंबर 1 है और इसके ऊपर जो हमारे साथ ओ एच ग्रुप और एच ग्रुप मौजूद है, ये तो किसी चीज के साथ बाउंडेड नहीं है ना, तो ये ऑक्सीजन दूसरे स्पीशी को जो है तो रिड्यूस कर सकता है। सो नाउ गैलेक्टोज एंड ये माल्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टोल्ड यू व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, तो इसका उलट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते और जो दूसरे किसी स्पीशी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, सही है। सो दे cannot reduce other species, because क्या, they don't have a free, because they don't have a free aldehyde और कीटोन ग्रुप। अब इसकी एग्जांपल में मैं क्या लिखूंगा, जरा गेस करें। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले मैं लिखूंगा सक्रोज।
और पॉलीसैकेराइड्स। सक्रोज को जरा देखते हैं। ऊपर मैंने आपको सक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। दिस इज सक्रोज। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर है। अब अल्डिहाइड और कीटोन ने आपस में ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आप मुझे खुद बताएं, क्या ये फंक्शनल ग्रुप दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है? नो। तो दैट्स व्हाई सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज ये खुद बाउंडेड है। इसके जो एक्टिव पार्ट्स थे वो खुद बाउंडेड है। सही। और पॉलीसैकेराइड्स में भी हमारे साथ चूंकि एक बहुत बड़ा चेन होता है, तो उसमें हमारे साथ जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। सो सक्रोज, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि सक्रोज इज एक्चुअली व्हाट सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इस ही वजह से आप लोगों ने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स यूज सक्रोज एज ट्रांसपोर्ट शुगर। सक्रोज केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता। क्यों? बिकॉज इट इज स्टेबल, एक स्टेबल चीज है। तो इसलिए प्लांट्स इसको यूज करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी जो लीव्स के अंदर ग्लूकोज बन जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इस ग्लूकोज को जो है तो एक ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को जो है तो कंबाइन किया जाता है, सक्रोज बनता है। ये सक्रोज को हम लीफ से लेकर जाते हैं और रूट्स के अंदर ये स्टोर करता है। तो ये पूरे रास्ते में ये किसी दूसरी चीज के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, और इस वजह से ये एक एफिशिएंट तरीका है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो दैट्स व्हाई प्लांट्स यूज सक्रोज एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर। ये भी आप लोगों ने नहीं भूलना। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओलिगोसैकेराइड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर दी पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। सो स्टूडेंट्स, जब हम पॉलीसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें जो है तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स। तो वो हमारे साथ पॉलीसेकेराइड्स है। और पॉलीसेकेराइड्स हमारे साथ इंतहाई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते। सो दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। और तीसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और रीज़न ये है कि इंतहाई एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है तो वो बन गए, कम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे साथ बन गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसैकेराइड्स स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, शॉर्ट फंक्शंस, तो हमारे साथ क्या है कि ये एज एन एनर्जी और एंड फूड स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं, फूड स्टोरेज। और इसके अलावा इनका रोल है स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चरल रोल। तो एनर्जी एंड फूड स्टोरेज, प्लांट्स जो है तो अपना खुराक स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो स्टार्च हमारे साथ एक एग्जांपल आती है। एनिमल्स जो है तो अपना खुराक स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सही है, तो ग्लाइकोजन इसकी एक मिसाल आती है। स्ट्रक्चरल रोल, जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है वो मेड होता है किस चीज़ से? सेलुलोज से। तो सेलुलोज जो है तो हमारे साथ स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल, सॉरी, जो फंगल सेल वॉल होता है फंजाई का, वो हमारे साथ बना होता है काइटिन से। इसके अलावा हमारे साथ जो इंसेक्ट्स हैं उनके जो एक्सोस्केलेटन है वो भी हमारे साथ काइटिन से बने होते हैं। सो सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। सो दीज आर एक्चुअली पॉलीसैकेराइड, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट किसी का एनर्जी और फूड स्टोरेज के अंदर रोल है, किसी का स्ट्रक्चर के अंदर रोल है। सो ये दो फंक्शंस पॉलीसैकेराइड्स हमारे साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है तो पॉलीसैकेराइड्स को फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने इसकी की हुई है इनटू व्हाट? क्लासिफिकेशन की हुई है हमने इनटू टू ग्रुप्स। एक है हमारे साथ होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स
पॉलीसैकेराइड्स, और सेकंड हमने क्लासिफिकेशन की हुई है इनटू हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब होमो पॉलीसैकेराइड वो सैकेराइड्स हैं कि जिनके अंदर हमारे साथ सेम मोनोमर होता है और वही सेम मोनोमर हमारे साथ रिपीट हो रहा होता है। तो एक किस्म का अगर मोनोमर है हमारे पास या एक किस्म का मोनोसैकेराइड यूनिट है हमारे साथ, तो वह हमारे पास होमो पॉलीसैकेराइड है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कंटेन वन काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड आप लोगों ने पूरा लिख लेना है, सैकेराइड यूनिट, ओके। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड हमारे साथ एक टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड नहीं होता, इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, सही है। सो कंटेन different kinds of monosaccharide units। एग्जाम्पल में ये जो ऊपर मैंने आप लोगों को 4 पॉलीसैकेराइड्स बताए हैं, ये तमाम के तमाम हमारे साथ होमो में आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल हम इसकी लिखते हैं, स्टार्च हो गई हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ जो है तो ग्लाइकोजन हो गया, इसके अलावा हमारे साथ सेलुलोज हो गया, इसके अलावा हमारे साथ जो है तो वो काइटिन हो गया। तो ये तमाम के तमाम हमारे साथ होमो हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हमारे साथ पेक्टिन आ जाता है, हमारे साथ जो है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, और एगर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक ने 4 ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज और काइटिन को जो है तो ज़रा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको हम बारी बारी जो है तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद स्टार्च। स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को कहा स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि इट इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और ऊपर मैंने आप लोगों को कहा कि प्लांट जो है तो अपना खुराक जो बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज व्हाट, इट इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। और प्लांट्स मेनली किस जगह पर इसको स्टोर करते हैं, सो फाउंड अबंडेंटली, प्रेजेंट होता है ये, प्रेजेंट इन रूट्स, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, या जो सीड्स हैं आपके पास प्लांट्स में, तो वहां पर आपके पास स्टार्च मौजूद होता है। स्टूडेंट्स यही स्टार्च जब हम खा रहे होते हैं, क्योंकि हम तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, जितने भी हमारे साथ फ्रूट्स हैं सारी चीजें, उनके अंदर हमारे साथ स्टार्च मौजूद होता है। जब हम ये चीज खाते हैं तो इसकी डाइजेशन कौन सा एंजाइम कर रहा होता है, डाइजेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इन द माउथ, एंड दूसरी जगह पर ये डाइजेस्ट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कौन सा एंजाइम, आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी मैंने जो है तो डिस्कस किए हैं इन ओलिगोसैकेराइड एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। जब मैं आप लोगों को माल्टोज पढ़ा रहा था, मैंने कहा एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो है तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ओके। सो डाइजेशन कर रहा होता है कौन, इसकी एमाइलेज। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, स्टार्च की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्टूडेंट स्टार्च में हमारे साथ जो मोनोसेकेराइड यूनिट है, जो जिसकी कंडेंसेशन से स्टार्च हमारे साथ बना है, दैट इज एक्चुअली अल्फा ग्लूकोज, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है कि इसका मोनोमर कौन सा है, मोनोमर इज अल्फा ग्लूकोज। और स्ट्रक्चर वाइज इनकी अल्फा ग्लूकोज की अरेंजमेंट वाइज स्टार्च के 2 फॉर्म्स हैं, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स, ये स्ट्रक्चर ही में हमने जो है तो वो करना है। द फर्स्ट वन इज amylose amylose starch, and the second one is amylopectin starch। स्टूडेंट्स जो एमाइलोज स्टार्च है, इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आता है दैट इज अनब्रांच्ड, और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होता है दैट इज अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि एमाइलोपेक्टिन हमारे साथ ब्रांच्ड, और जो बॉन्ड हमारे साथ है दैट इज अल्फा 1 4 भी इसके अंदर है, और अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसके अंदर मौजूद है।
क्या मतलब बनता है हमारे साथ? स्टूडेंट्स, मिसाल ये इस तरह से है कि अगर मैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रा करना चाहूँ, तो वो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का आएगा कि ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज, सही है। सो दिस इज़ अल्फ़ा ग्लूकोज और वो बॉन्डेड है विद दूसरा हमारे साथ वो है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, और ये जो है तो हमारे साथ फर्दर बॉन्ड है with another glucose molecule और that is further bounded with another glucose molecule। इस तरह हमारे साथ एक लीनियर चेन आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज है, दिस इज स्टार्च, और ये इस फॉर्म को हम कहते हैं एमाइलोज। जबकि एमाइलोपेक्टिन में हमारे साथ दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो ये लीनियर बॉन्डिंग आ गई है, सही है। एक हमारे साथ दिस लीनियर बॉन्डिंग आ गई है कि कार्बन नंबर 1 है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और वो कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डेड है ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, सही है, ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और वो जो है तो फर्दर बॉन्डेड है विद अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें हमारे साथ, चूंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा कि दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6, सही है। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे साथ, इसका कार्बन नंबर 1 हमारे साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है विद द कार्बन नंबर 6 ऑफ, जो लीनियर चेन चल रही होती है, तो उसी लीनियर चेन के किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कोई दूसरा चेन, एक पूरा का पूरा चेन हमारे साथ जो है तो वो मिल जाता है। ये एक पूरा का पूरा चेन है, ओके, दिस इज अ फुल लेंथ चेन। किस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर? क्योंकि एक कार्बन नंबर 6 और दूसरे का कार्बन नंबर 1 यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग, ओके, कि एमाइलोपेक्टिन हमारे साथ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है उसका। अब ये तो हमें पता चल गया है कि एक ब्रांच, एक अनब्रांच, एक में अल्फा 1 4, एक में अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6 है। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि एमाइलोज ब्रांच्ड है या एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, यानी हम इसको याद किस तरह रखेंगे? स्टूडेंट्स, आपने एमाइलोज के नेम के ऊपर जरा यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ट्रिक टू रिमेंबर, एमाइलोज के एमाइलूज। गौर करें आप एमाइलोज के नेम के ऊपर, एमाइलोज के नेम के अंदर है लूज, द वर्ड लूज, तो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप एमाइलो पैक्टिन को अगर आप लोग देखें, एमाइलोपैक्टिन, पैक्ट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इंतहाई पैक्ट, पैक्ट मतलब यही, इसी को हम कहते हैं ना कि ज्यादा पॉपुलेटेड है, ज्यादा पॉपुलेटेड है और ज्यादा जो है तो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इस चीज से आप लोगों ने याद रखना है कि पैक्ट स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या है? ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड, और लूज स्ट्रक्चर हमारे साथ जो है तो वो अनब्रांच्ड है। आई होप इसके बाद आप लोगों से ये चीज नहीं भूलेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्टार्च। इसके बाद आते हैं हम सेकंड के ऊपर, एंड दैट इज योर ग्लाइकोजन। वही सेम बातें हैं, ग्लाइकोजन भी हमारे साथ जो है तो होमोपोलीसेकेराइड है, होमोपोलीसेकेराइड, और ये हमारे साथ एनिमल, जो ग्लूकोज एनिमल के साथ एक्सेस में रह जाता है, जो यूटिलाइज नहीं होता, तो एनिमल्स उसके साथ क्या करते हैं? उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या हुआ हमारे साथ? ग्लाइकोजन इज आवर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। और कहाँ पर ये ज्यादातर पाया जाता है? प्रेजेंट इन, किस जगह में स्टोर किया जाता है? प्रेजेंट इन लिवर एंड मसल्स। चूंकि मसल्स और लिवर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो खैर लिवर्स के अंदर तो हमारे साथ एनर्जी रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, बट मसल्स इस तरह होते हैं कि मसल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब भी ग्लूकोज कम होगा, ग्लाइकोजन से डायरेक्टली जो है तो ग्लूकोज बनाया जाएगा और फिर जो है तो उससे एनर्जी बनाई जाएगी। तो प्रेजेंट इन लिवर एंड प्रेजेंट इन मसल, और इस ही वजह से इस ग्लूकोज को ऑल्सो कॉल्ड एज AKA एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है कि इसके अंदर मोनोमर्स कौन से मौजूद हैं। तो मोनोमर्स आर वही अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर्स मौजूद हैं। और स्ट्रक्चर वाइज इट इज ब्रांच्ड resembling what? resembling आप लोगों के पास एमाइलोपेक्टिन। और अगर ये ब्रांच्ड है और एमाइलोपेक्टिन को रिजेंबल कर रहा है तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से होंगे? इनके अंदर हमारे साथ बॉन्ड्स पाए जाएंगे, बॉन्ड्स होंगे अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सही। So that was all about glycogen. अब आते हैं हम थर्ड टाइप के ऊपर एंड दैट इज योर सेलुलोज। नाउ सेलुलोज इज अगेन अ होमोपोलीसेकेराइड, एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना है, पॉलीसेकेराइड। सही। और सेलुलोज एक्चुअली में हमारे साथ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। एनी प्लांट के सेल वॉल के अंदर हमारे साथ सेलुलोज मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो हमारे फैब्रिक्स हैं, फैब्रिक हो गया, ये जो आप लोग जिस पेज के ऊपर राइटिंग कर रहे हो दैट इज आल्सो सेलुलोज। सही है। और सेलुलोज के में आप लोगों ने एक चीज कभी भी नहीं भूलनी एंड दैट इज दैट सेलुलोज is the most abundant carbohydrate in earth, on earth। सही। तो सेलुलोज इज द मोस्ट abundant carbohydrate on the face of earth। सही। इसके ऊपर आप लोगों का एमसीक्यू आ सकता है। स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज को हम। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोनोमर इसके कौन से हैं। तो मोनोमर इज अ बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज पाया जाता है and it has an unbranched structure। क्या हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि it resembles amylose, क्योंकि एमाइलोज में भी हमारे साथ अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर था और यहां पर भी हमारे साथ अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। सो इट रिजेंबल्स एमाइलोज। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर पाया जाएगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं काइटिन के ऊपर। काइटिन, तो काइटिन अगेन इज अ होमोपोलीसेकेराइड, एंड इसके अलावा इट इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, यानी स्ट्रक्चर के अंदर इसका रोल है। और स्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल है इसका? इट इज प्रेजेंट इन फंजाई cell wall and the exoskeleton of insects, और इसको हम बेहतर आर्थ्रोपोड्स लिख सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स। सही। तो इट इज प्रेजेंट इन फंजाई सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। और चूंकि ये फंजाई के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज EKA फंगल सेलुलोज। ये जो सेकंड नेम थे इनके ऊपर आप लोगों से एमसीक्यू जो है तो पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया कि चूंकि फंजाई के सेल वॉल के अंदर होता है तो इस वजह से इसको फंगल सेलुलोज कहते हैं। सही है। इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने 81 में से 81 मार्क्स किस तरह लेने हैं, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी नया नॉलेज जब आप लोगों के जहन में आए आप लोगों ने उसको बांधना है विद समथिंग दैट्स ऑलरेडी इनसाइड योर ब्रेन। कोई ऐसा नॉलेज जो ऑलरेडी आप लोगों के ब्रेन के अंदर है उसके साथ आप लोगों ने इसको बांधना है। सही है। और जब आप लोग ये चीज नहीं करोगे देन आप लोग रट्टा लगाओगे बट द इंफॉर्मेशन विल बी वोलेटाइल। स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं काइटिन का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम मोनोमर को पहले पढ़ते हैं। मोनोमर, अब इसका जो मोनोमर है दैट इज दूसरों से जरा चेंज है।
that is N-acetyl glucose amine। ये एक्चुअली में हमारे साथ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। सही है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा और ना आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मोनोमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एक चेन बनाया हुआ है हमारे साथ। और चेन भी कौन सा है? चेन इज एक्चुअली अनब्रांच्ड चेन। सही है, अनब्रांच्ड चेन। सही। और फिर उसमें हमारे साथ जो है तो कौन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों ने याद रखना है एंड दैट इज द डिटेक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। हम पॉलीसैकेराइड्स को डिटेक्ट किस तरह करेंगे? उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट आप लोग जब इंशाल्लाह एमडी कैट अपना क्रैक करोगे और मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे तो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर ही में आप लोग ये आयोडीन टेस्ट ज़रूर ब जो है तो करोगे। सही है, ये आयोडीन टेस्ट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वहाँ पर आप लोग इसको करोगे। बेसिकली क्या होता है, हम जो है तो शुगर लेते हैं या पॉलीसेकेराइड लेते हैं, उसके अंदर बस डायरेक्टली आयोडीन डाल देते हैं। अब ये आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमें कुछ कलर देगा। सही है, अब उस कलर की बेस पे हम जो है तो डिटेक्शन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इफ द कलर इज क्या? नंबर फर्स्ट, इफ द कलर इज रेड देन दैट मीन्स कि आपने जो सोल्यूशन है, जो आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, दैट इज अ ग्लाइकोजन। इफ द कलर इज ब्लू इसका मतलब है कि आपने जो सोल्यूशन डाला था दैट इज एक्चुअली स्टार्च। एंड इफ इट इज कलरलेस, इफ इट इज कलरलेस, आपको कोई कलर नहीं दिया, देन दैट इज सेलुलोज। और ये टेस्ट इंशाल्लाह आप सब परफॉर्म करोगे जब आप लोग जो है तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे। तो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब बस आप लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, एंड ये टॉपिक जो है तो आपको समझ तो आ चुकी होगी, ये टॉपिक आपको फिर याद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।